हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज यानी कि 8 मार्च 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। और आज की जो थीम है 2026 के इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो थीम है, गिव टू गेन, यानी हम महिलाओं को जो भी चीजें देंगे, जो चीजें प्रोवाइड करेंगे, उससे वापस हमें गेन होगा, फायदा होगा, पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को फायदा होगा। तो अ, हर साल है वो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यानी जो लैंगिक रूप से भेदभाव होता है और महिला सशक्तिकरण, ये हमारा टॉपिक रहेगा। हम जाने अनजाने भी महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, पूरी सोसाइटी भेदभाव करती है। तो इस भेदभाव को किस तरीके से रोका जाए और इससे जुड़े हुए हम सारे पहलुओं को एक साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, लैंगिक रूप से भेदभाव की। तो लैंगिक रूप से भेदभाव है न केवल महिलाओं को, इसके अलावा ट्रांसजेंडर और दूसरे जो लोग हैं उनको भी ये सामना करना पड़ता है। पर महिलाएं आधी आबादी है, लगभग हमारी 50% पॉपुलेशन है लगभग। और ये एक बहुत बड़ा समुदाय है। आज आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो हम जो महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसी को लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साक्षरता की, लिटरेसी की। तो साक्षरता की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें, तो 2011 के आंकड़े देख लें सेंसस के, महिलाओं की साक्षरता है वो कम है, लिटरेसी रेट है वो कम है। महिलाओं को कम पढ़ाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। और हायर एजुकेशन में तो और भी हालत खराब है। वैसे भी दूसरे लोग भी कम पढ़ते हैं और उसमें महिलाएं की स्थिति कम है, मतलब अच्छी नहीं है। तो सभी को लिटरेट किया जाए, सभी को साक्षर किया जाए और सबको हायर एजुकेशन में भी पढ़ाया जाए, ऐसा हमें करना चाहिए, सभी का अधिकार है। केवल ये नहीं कि एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटे को पढ़ा दो, बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें, तो प्रति जो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है, वो बहुत कम है। नेचुरल जो सेक्स रेशियो देखें तो वो लगभग बराबर होना चाहिए, पर ये जो महिलाओं की संख्या इतनी कम है, इसका कारण जैसे कि भ्रूण हत्या है, शिशु हत्या है, यानी फिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, इस तरह के जो मामले हैं उससे क्या होता है, सेक्स रेशियो कम होता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो सबको रिपोर्ट करना चाहिए, इस तरह का कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है तो। इसके अलावा कार्यस्थल पर भेदभाव होता है, वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, महिलाओं के साथ होता है, भेदभाव किया जाता है। जो जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, हरासमेंट एट वर्क प्लेस किया जाता है बेस्ड ऑन जेंडर। इसमें महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न को लेके विशाखा गाइडलाइन भी आई थी और उसके बाद में जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में वर्क प्लेस पे इस पे जो इसको लेके एक्ट में संशोधन भी किया गया था। इसके अलावा महिलाओं का या जो लड़कियों का पीछा किया जाता है, स्टॉकिंग की जाती है। महिलाएँ बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करती है, जैसे कि रात के समय कहीं पे वो जा नहीं सकती। दिन में तो भई लोग देख रहे हैं तो रात में बिल्कुल ही थोड़ा, जैसे कि थोड़ा बहुत भी सुनसान है तो वो जा नहीं सकती, क्योंकि लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से महिलाओं के खिलाफ अ, खिलाफ जो चीज़ें हो रही है उसमें से ये एक चीज़ है। इसके अलावा घरेलू हिंसा, पति या ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, वो मारपीट करते हैं। शारीरिक रूप से प्रताड़ित तो करते ही करते हैं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते हैं, उन्हें डाँटते हैं, डपटते हैं और कई चीज़ें हैं, वो की जाती है। और इस घरेलू हिंसा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी 2005 बनाया गया है, पर उन्हें एक्ट की कोई फ़िक्र नहीं होती है और वो हिंसा करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सभी लोगों को अवेयर रहना चाहिए इसपे। डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। दहेज उत्पीड़न, दहेज जो प्रथा है, डाउरी जो प्रथा है, बहुत ही समाज में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और दहेज लेना कानूनन अपराध है। अ, इसको लेके एक्ट भी बनाया गया है, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 1961 जो एक्ट भी बनाया गया है। फिर भी एक लड़की के पिता है, लड़की के पिता बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उसमें रहते हैं कि हमें बहुत सारा दहेज देना पड़ता है, मतलब पूरे उसके परिवार वाले होते हैं, वो फ़िक्र करते हैं कि हमें इतना सारा दहेज देना पड़ेगा। तो अ, दहेज को लेके वापस उत्पीड़न किया जाता है। एक तरह से कोई जैसे किसी को दहेज कम दे दिया या नहीं दिया गया,
तो उसके जो ससुराल पक्ष वाले हैं उसको तंग करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, ऐसा भी कि इतना नहीं दोगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। इसके अलावा और भी तरीके से कई तरीके से शोषण किया जाता है महिलाओं का, एक्सप्लॉइट किया जाता है उन्हें। अपमान व भेदभाव का सामना करना पड़ता है उन्हें, उन्हें कई तरीके से अपमानित किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, रोज़गार उपलब्धता में कमी। अ, लड़कों को या फिर जो पुरुष है उनको काम हर जगह मिल जाता है, पर उनको जो अपॉर्च्युनिटी है महिलाओं को सेलेक्टिव फील्ड में ही है, सारे फील्ड में आप देखोगे तो महिलाएँ नहीं हैं। जैसे कि आप ड्राइविंग प्रोफेशन में देखते हो तो महिलाएँ कम हैं, हालाँकि अभी आई है, पर उसमें कम है। पिंक टैक्सी वगैरह भी कई जगह चालू की गई है, तो वहाँ महिलाएँ हैं। तो अगर आधी महिलाएँ होती, तो कितना अच्छा होता मतलब एक तरीके से सेफ एनवायरनमेंट होता। तो ये रोज़गार की उपलब्धता है वो सीमित क्षेत्रों में है, बिल्कुल सीमित क्षेत्रों में है, तो वो जो एक्सपोज़र है, वो बढ़ा नहीं है, तो ये भी एक तरह का भेदभाव है, रोज़गार में उपलब्धता में कमी भी। इसके अलावा सामाजिक निर्णय में महिलाओं की अनदेखी की जाती है। किसी भी समाज का सम्मेलन हो रहा होता है या फिर परिवार में कोई डिसीजन करना होता है तो उसका फैसला कौन करता है? पुरुष करता है, महिलाएँ नहीं करती। अब समाज का फैसला करने जा रहे हो, तो आधी महिलाएँ भी तो होनी चाहिए। समाज का फैसला कर रहे हो और पुरुष मिलके कर रहे हो बस। क्या पुरुष ही है वो समाज में, महिलाएँ नहीं है क्या उस समाज में? आपके परिवार का फैसला है तो परिवार में महिलाएँ भी तो आती है, महिलाओं का भी जो निर्णय है वो महत्वपूर्ण होता है। तो उनको भी कोई भी निर्णय ले रहे होते हो तो उनको भी मतलब शामिल करना चाहिए, तो ये इग्नोर किया जाता है उन्हें, तो इग्नोर किया जाता है, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। घरेलू कार्यों तक सीमितता यानी कि महिलाएँ हैं, उनको चूल्हे-चौके तक ही सीमित जैसे कहते हैं ना इनको चूल्हे-चौके तक ही सीमित कर दो, ऐसा चूल्हे-चौके तक ही सीमित कर दिया जाए, उन्हें एक्सपोज़र ही नहीं दिया जाता। उन्हें बाहर का जो बाहर की चीज़ें हैं वो दुनिया दिखाई नहीं जाती है तो फिर वो कैसे करेगी? जब हम भी जैसे पुरुष भी कहीं हम कुछ गए हैं तब सीखे हैं ना, ऐसे अगर मान लो हम स्कूल नहीं जाते तो हम एजुकेटेड नहीं होते, हम कुछ और दूसरा काम भी देखते नहीं तो नहीं सीखते। तो आप घर में ही रखोगे, घर की चारदीवारी में ही रखोगे तो उनको एक्सपोज़र कहाँ से मिलेगा? वो सीखेंगी कैसे? तो घरेलू कार्यों तक उनको सीमित कर देते हैं तो उनकी स्किल एनहांस नहीं होती तो दूसरी जगह भी वो जा भी नहीं पाती है। राजनीतिक या सामाजिक संगठनों में महिलाओं की कमी है। आप लोकसभा के अंदर देखो, राज्यसभा के अंदर देखो, कितनी महिलाएँ हैं। महिलाओं की संख्या कितनी है? आपके ऊपर इतने सारे एक्ट बनाए जा रहे हैं, पूरे देश का निर्णय किया जा रहा है, 50% महिलाएँ होनी चाहिए, पर वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। हालाँकि अभी वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 लाया गया, इसके अंदर 33% लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं के अंदर जो है 33% महिलाओं का रिजर्वेशन रखा गया है और ये लागू होगा तब देखने की बात होगी, कुछ फ़ायदा ही होगा वैसे ये लाए हैं तो। ये बहुत अच्छी बात है, पर ये कई सालों से की बात है, ये आज की बात नहीं है। ये तो 2023 में लाए हैं, लागू करेंगे 2026 की बाद की सीटों में 2010 से इस पे बात हो रही थी, पर इतने सालों में इनको लाते-लाते इतनी देर हो गई। तो ये जो लो रिप्रेजेंटेशन है, हालाँकि पंचायती राज में व्यवस्था की गई है। पंचायती राज के अंदर राजस्थान के अंदर 50% महिलाओं की बात की गई है। और कोई सरपंच महिला बन रही है तो उसका पति है, वो सरपंच प्रतिनिधि बन के कुर्सी पे बैठ जाता है। मैं कौन हूँ? सरपंच प्रतिनिधि हूँ। भाई सरपंच प्रतिनिधि क्या होता है? वो जो महिला है वो सरपंच है। ये प्रतिनिधि वाली बात क्या हो गई? कोई प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि हूँ, ऐसा तो हमने तो नहीं सुना कोई प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि जा रहा है। कोई ऐसे हर जगह वही प्रतिनिधि जा रहा है। मतलब ऐसा एक तो है कि आप कई जगह नहीं जा पा रहे हो तब तो ठीक है, इतना बड़ा। अब एक गाँव ही तो होता है, एक गाँव में इतने सही तो जगह होती, तो वहाँ पे वो नहीं जा पा रहे हैं। महिलाओं को रिज़र्वेशन तो कर दिया, फिर भी वो पुरुष है, उनका अधिकार है, वो ले रहे हैं। तो ये जो महिलाओं की कमी है राजनीतिक संगठनों में, राजनीतिक निर्णयों में, पारिश्रमिक में अंतर है। महिलाओं का और पुरुषों के जो वेतन में अंतर देखा गया है, ये भी एक तरह का भेदभाव है। राजनीति में भी भेदभाव है, किस तरह के राजनीतिक संगठन टिकट नहीं देते महिलाओं को। अब ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सारे पुरुषों को ही टिकट दें, पर वो महिलाओं को टिकट ही नहीं देते। कम टिकटें देते हैं तभी तो लोकसभा के अंदर कमी है। तो ये टिकट देने में भी राजनीतिक संगठन है वो भेदभाव करते हैं। विज्ञान में भी पिछड़ापन है। आप देखोगे साइंस इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, वहाँ पे भी लो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। आपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो सुना होगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम सबने सुना होगा। अ, वुमेन ऑफ इंडिया यानी कि टेसी थॉमस के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो ये मतलब जो है ना उनको भी आप एक तरीके से
उनका नाम तक नहीं जानते हो, तो ये भी एक तरह का मतलब महिलाओं की स्थिति को दिखा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में भी भेदभाव होता है, आपको रोल देने के लिए महिलाओं का बीच में आपने मी टू मूवमेंट सुना होगा, तो ये मी टू मूवमेंट है या फिर रोल देने के बहाने या फिर नेपोटिज़्म है, नेपोटिज़्म हावी है, नए लोगों को वो रोल भी नहीं देते। भाई-भतीजावाद नेपोटिज़्म यानी कि भाई-भतीजावाद, यानी एक्टर का बेटा ही एक्टर है, एक्ट्रेस की बेटी ही एक्ट्रेस है, ये एक्टर की जो बेटी एक्ट्रेस है, वही एक्ट्रेस बनेगी। ऐसा ही हो रहा है, नए लोग हैं जो काबिल लोग होते हैं वो भी नहीं आ पाते या फिर बहुत बड़े बजट की फ़िल्में होती है, उनके प्रोड्यूसर भी वही लोग होते हैं, तो वो नए को तो बिल्कुल रोल ही नहीं देते। तो ये फ़िल्म इंडस्ट्री में भी भेदभाव है। खेलों में भी भेदभाव है यानी कि इनाम के अंदर पहले ये देखा जाता भई कोई वर्ल्ड कप जीत के आई, पुरुष जीत के आए तो उनको इतना इनाम, महिलाएँ जीत के आई तो इतना इनाम। ग्रैंड स्लैम जीतते थे टेनिस में, तो उसमें पुरुषों को ज़्यादा वेतन था मतलब रिवार्ड था और महिलाओं को कम था। तो अब ग्रैंड स्लैम में बराबर किया गया है। आपने पिछले साल जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप था वो जीता था इंडिया ने। तो मिताली राज कह रही थी हम 2005 में हम जीतते थे, हमें 5-5 हज़ार इनाम मिलता था, ऐसा कुछ था। मतलब कितना अंतर था। तो ये महिलाओं के साथ खेलों में भी भेदभाव होता है। धीरे-धीरे स्थितियाँ सुधर रही है पर अभी भी भेदभाव कहीं न कहीं तो है। महिलाओं को वस्तु समझना, ऑब्जेक्ट के रूप में वुमेन को देखा जाता है, ये बहुत ही गलत बात है और इसके अलावा पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पैट्रियार्की हावी है हमारे समाज में, सारे फैसले हैं, वो पुरुष लेते हैं, फाइनेंशियल जितने भी डिसीज़न हैं, वो कौन लेता है? पुरुष लेते हैं, तो सारा जो डिसीज़न मेकिंग है, वो कहाँ है? पैट्रियार्की में है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, पुरुषों के हाथ में है, महिलाओं को ना तो फाइनेंस में इकोनॉमिक रूप से लिबर्टी है और ना ही दूसरे मामलों में डिसीजन मेकिंग में भी लिबर्टी है। संमति में हिस्सेदारी नहीं है। आप अक्सर देखते हैं कि हक तरफ़ा लिखा जाता है। हक तरफ़ा कैसे लिखा जाता है कि किसी के मान लो 2 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं, तो जो 2 लड़कियाँ ससुराल चली जाती है, तो वो उनका जो पैतृक संपत्ति है, उसका हक तरफ़ा अपने भाइयों के नाम लिख लेती है। तो ये जो संपत्ति में जो पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं है, ये भी एक महिलाओं का मतलब जो हिस्सा है, वो नहीं दिया जाता है। अब उसके एवज़ में जो समाज है, जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे समाज ये कहता है कि इनको तो ये नहीं, इनको दहेज दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। पर एक गलती एक यहाँ कर रहे हो, फिर दूसरी कर रहे हो, तीसरी कर रहे हो, इस तरह की कई गलतियाँ हैं, एक से दूसरी, दूसरे तीसरी, इस तरीके की संस्कृति का और दूसरी चीज़ों का हवाला देके आप क्या है इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक व्यवस्था, मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक देके आप महिलाओं को मतलब जैसे ही एक तरीके से तलाक कर दिया। बित इतना सिंपल, आपने रिश्ता बनाया है, रिश्तेदारी बनाई है और केवल 3 तलाक देके आपने एकदम रिश्ता खत्म कर दिया। क्या कोई ये दोस्ती थोड़ी ना थी कि भई छोटा एक दोस्त बनाया और उसको बोला अब दोस्ती खत्म। ये एक रिश्ते-नाते की बात थी और ऐसे खत्म कर रहे हो तो महिलाओं का, पुरुष के क्या है, पुरुष ने तो झट से बोला, महिलाएँ नहीं, केवल पुरुष बोलेगा और ये मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा कि उस धर्म में ऐसा है, सारे धर्मों के अंदर महिलाओं का कुछ न कुछ तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, तो मैं सारे धर्मों में जो भी खराब प्रथा है उनके खिलाफ हूँ। मेरा ये नहीं मानना है, कोई ये मत समझना कि इस धर्म में के लिए कह रहे हैं, मैं भई हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा गलत है, तो वैसे ही जो बुर्का पहनना महिलाओं का भी जो मुस्लिम महिलाओं का उनका भी गलत है। इसके अलावा जो शरिया एक्ट है, शरीयत एक्ट है, इसके अंतर्गत भी जो महिलाओं को मतलब एक तरीके से महिलाओं की बात नहीं हो रही है। आप जैसे कि सारे मुस्लिम जो धर्म है उसके अंतर्गत आप 4 महिलाओं से शादी कर सकते हो। आप 4 महिलाओं से शादी कर रहे हो, ये भी एक महिलाओं के साथ अन्याय है। तो ये जो एक्ट है इनमें सुधार की ज़रूरत है। जो शरिया है कि इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। केवल इस तरीके से नहीं कि भई पहले से चला आ रहा है देखो गलत चीज़ है वो हमें सही करनी होगी। इसके अलावा वेश्यावृत्ति व प्रवासी मज़दूर मज़दूरी करने को मजबूर है। जो वेश्यावृत्ति में भी महिलाएँ धकेली जा रही है, प्रवासी मज़दूरी करने को भी मजबूर है, वहाँ पे कुछ रोज़गार नहीं मिलता है, तो वो बाहर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे मजबूर होती है, वहाँ पे ऐसी झुग्गी-झोपड़ियों में उनको रहना पड़ता है। केवल लड़कों पर निवेश किया जाता है, जो भी आप एजुकेशन में भी निवेश कर रहे हो, किसी भी चीज़ स्किल पे निवेश कर रहे हो, तो बढ़िया खर्चा है वो लड़कों पे किया जाता है, लड़कियों पे नहीं किया जाता। इसके अलावा विकृत मानसिकता है जो मानसिकता है
जो समाज का जो नज़रिया है, वो बहुत ही गलत है, विकृत मानसिकता है। आप जैसे अभी अफ़गानिस्तान के केस में आप देखोगे, तो अफ़गानिस्तान के केस में महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे एक्ट है, वो एक तरह से लागू कर दिए गए हैं। तो ये जो खराब व्यवस्था है, ये बहुत ही गलत है। आप मतलब क्या सोच रहे हो? वहाँ पे जैसे कि वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकती, अभी ऐसा था। कुछ और भी चीज़ें अभी जैसे आई आप पढ़ोगे आप अफ़गानिस्तान के अभी जो तालिबान का शासन है वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो महिलाओं के खिलाफ हो रही है। एक तरह से जो शारीरिक जैसे कोई भी डोमेस्टिक वॉयलेंस है, उसमें लेके भी जब तक हड्डियाँ नहीं टूट जाती है ना, तब तक वो डोमेस्टिक वॉयलेंस मानी ही नहीं जाएगी। इस तरह का वहाँ पे कानून बन गए हैं, तो ये भी बहुत गलत स्थितियाँ हैं। श्रम बल में कम भागीदारी, लो पार्टिसिपेशन है, वर्क फ़ोर्स में जो देखेंगे, तो वहाँ उसमें महिलाओं की कम भागीदारी है। सामाजिक बंदिशें हैं, सोशल रेस्ट्रिक्शन है, कई तरह की भई आप महिला ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये नहीं खाएगी, ये नहीं करेगी, यहाँ पे बाहर नहीं जाएगी इतने से इवन जैसे गाँव में देखोगे तो भई के महिला है वो बाइक नहीं चला सकती, अरे ये क्या कर रही है? ऐसा वो सोचने लग जाते हैं, कमेंट करने लग जाते हैं। तो हर चीज़ का ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है, इतने बजे बाहर नहीं जाना है, ये सामाजिक बंदिशें हैं, पर्दा प्रथा है। पर्दा प्रथा है, तो पर्दे के वजह से वो एक कहने को तो आप कह दोगे कि ये तो संस्कृति में है, तो संस्कृति का हवाला देके कुछ भी खराब प्रथाएँ हैं, उनको हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम समाज में बुर्का या हिजाब प्रथा है, तो ये भी एक तरीके से पीछे ही धकेला जा रहा है। बहुविवाह व्यवस्था, पॉलीगैमी है, तो बहुविवाह व्यवस्था है, उसमें आप देखोगे तो 2 तरह की होती है। एक तो अ, एक जो महिला है उसके कई हस्बैंड होते हैं, कई पति होते हैं। ये पॉलीगैमी बहुविवाह के 2 रूप हैं, पॉलीएंड्री यानी बहुपति, बहुपति एक ही महिला के कई पति होते हैं। ऐसा आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में कुछ ट्राइब्स में देखने को मिलता है। तो एक महिला के साथ कई पुरुष हैं, वो रहते हैं, तो इसमें भी महिला को शारीरिक रूप से कई तरीकों से सामना करना पड़ता है, ये भी महिलाओं के खिलाफ है। दूसरा बहुपत्नी वाला है, बहुपत्नी वाला अभी जैसे शरीयत एक्ट में मैं बोल रहा था कि शरिया एक्ट में कि भई एक मुस्लिम है पुरुष है वो 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। तो ये भी एक तरह से महिलाओं का भले आर्थिक रूप से कहो क्योंकि उनके बेटे वगैरह होते हैं, उनमें वापस ईर्ष्या भी होने लग जाती है और इकोनॉमिक रूप से वो डिसीज़न मेकिंग में भी नहीं आ पाते हैं। तो एक तरह का जस्ट मतलब वो महिला नहीं है, वो उनकी बीवी नहीं है, वो उनकी प्रॉपर्टी है, इस तरीके से देखा जाता है। तो ये दोनों जो गलत प्रथाएँ हैं, जो बहुविवाह है, भले ही बहुपति है कि बहुपत्नी है, ये दोनों ही खराब व्यवस्था है, इन दोनों का मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए। विधवा व परित्यक्ता का तिरस्कार किया जाता है। कोई भी जैसे विधवा है, तो विधवा को गाँव में आप देखोगे कि ये तो ऐसे कपड़े पहनेगी, कोई शुभ कार्यों में ये नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से जो तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भी एक इंसान है, उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए हर चीज़ में। वो भी इस समाज का हिस्सा है, तो हमें उनको स्वीकारना चाहिए। भ्रूण हत्या फिटिसाइड होता है, इसके अलावा शिशु हत्या इन्फेंटिसाइड होता है। तो ये कि भई बेटी है इसको दहेज देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। इस नाम पे आप ये जो हत्याएँ कर रहे हैं, केवल बेटा ही सब कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बेटा-बेटी एक समान है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए भ्रूण हत्या, शिशु हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एबॉर्शन कर दिया जाता है। अब लिंग परीक्षण किया जाता है और लिंग परीक्षण के बाद में कि भई ये तो बेटा-बेटी वो उसके आधार पे एबॉर्शन कर दिया जाता है, ये भी गलत है। न्याय में देरी, कुछ केसों में बहुत सारे केस चलते रहते हैं और कई साल बाद न्याय मिलता है और न्याय में देरी भी अन्याय है। किसी फेमस विद्वान ने कहा था कि न्याय में देरी भी अन्याय है। इसके अलावा बाल विवाह किया जाता है। बाल विवाह के अंदर जब छोटी बच्ची का विवाह किया जाता है, उसको कई शारीरिक तकलीफें देखने को मिलती है। वो मैच्योर नहीं होती है और कई बच्चे पैदा कर देती है। तो उन्हें पालना, पोसना, शारीरिक रूप से उसकी कई कठिनाई होती है। ये बिल्कुल गलत है। बाल विवाह एक्ट, चाइल्ड मैरिज का जो प्रोहिबिशन एक्ट है, वो 2006 में आया था। इसके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ जुर्म, कई तरह के रैप, तस्करी, वुमेन ट्रैफिकिंग ये सब भी होता है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं, वो हमने इसमें देखा कि किस प्रकार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है।
अब है विमेन एम्पावरमेंट, ऐसी चीजें हैं इनसे कैसे बचा जाए, महिलाओं को सशक्तिकरण, उन्हें सशक्तिकरण कैसे किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए ताकि ये सब नहीं हो। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन 4 बार हुई है। सबसे पहले मेक्सिको सिटी के अंदर हुई 1975। इसके अंदर मेक्सिको प्लान फॉर एक्शन लेके आए थे। उसके बाद कोपेनहेगन में हुई 1980 में, फिर नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी थी नैरोबी 1985 में, और फिर 1995 में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये बीजिंग के अंदर चाइना के अंदर हुआ था। ये 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुई थी। अब भारत के अंदर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने अभियान शुरू किया 2015 में। महिलाओं को बचाना है और महिलाओं को पढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये 2015 में चालू किया था पानीपत से। वन स्टॉप सेंटर योजना ये भी 2015 से शुरू हुई थी। इनको शायद सखी सेंटर कहा जाता है। तो इसमें जितनी भी महिलाओं की समस्या है उनको लेके एक ऐसा वन स्टॉप सेंटर बनाया गया था, सखी सेंटर। अभी मिशन शक्ति भी नाम दिया गया है। महिला हेल्पलाइन योजना भी है, महिलाएं हेल्पलाइन पे कॉल करके ये महिला शक्ति केंद्र जो है, भामाशाह कार्ड योजना राजस्थान के अंदर भामाशाह कार्ड योजना लागू की गई थी, जिसे अब जन आधार योजना कहते हैं। इसमें जो भामाशाह कार्ड में खास बात है, मुखिया कौन होता है? मुखिया होती है महिला, यानी कि पैट्रियार्की में पुरुष है मुखिया, यहाँ पे महिला के खाते में सारा ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह होता है, तो महिला मुखिया है। तो ये एक तरीके से जो उसको जो ट्रेडिशन थी उसको चुनौती दी गई। जेंडर बजटिंग, आप बजट तो लेके आते हो पर महिलाओं के लिए कितना परसेंट लेके आए, महिलाओं के लिए क्या किया, इस आधी आबादी के लिए क्या किया, तो उसके लिए कितना आपने बजट दिया, उसके लिए जेंडर बजटिंग अलग से बजट में आपको बताना होगा कि इतना महिलाओं के लिए भी किया गया है। तो जेंडर बजटिंग भी की जा रही है अनेक देशों में। डिकॉय ऑपरेशन, अब क्या है कि एबॉर्शन वगैरह कर दिया जाता है, तो एबॉर्शन वगैरह लिंग परीक्षण किया जाता है और एबॉर्शन कर दिया जाता है। इसको रोकने के लिए हालांकि अब देखो सोनोग्राफी मशीनें वगैरह के सबके जो रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर है, परंतु कुछ लोग जो बहुत ही क्रिमिनल होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी गाड़ियों के अंदर भी सोनोग्राफी मशीनें लगा रख और कहीं पे भी जाके ये लिंग परीक्षण करते हैं। तो ऐसे को रोकने के लिए डिकॉय ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसमें मुखबिर योजना है, तो मुखबिर को महिला को और महिला के साथी को पैसा दिया जाता है और उस पैसे से ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना है जो ऐसा काम कर रहे हैं, लिंग परीक्षण कर रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह, अब विधवाएं बहुत सारे समाज के अंदर, बहुत सारी जातियों के अंदर विधवाएं होती है, वो उसी में एक बार मान लो आज शादी है कल विधवा हो गई, उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं है, वो वहीं पे इस तरह के कपड़े पहनेगी बस बिल्कुल। तो उससे निकालने के लिए उनका भी पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? अब देखो मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है, मृत्यु किसी की भी हो सकती है, तो उन्होंने क्या बिगाड़ा है? तो उनका भी पुनर्विवाह हो, उन्हें भी समाज को स्वीकारना चाहिए। इसके अलावा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, 2015 में हम सारे 17 गोल लेके आए, तो उसमें से 5वां गोल है, वो है जेंडर इक्वलिटी का, यानी कि लैंगिक रूप से समानता का। महिलाओं को आरक्षण की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स में 30% है, जैसे यहाँ राजस्थान में और भी जगह पे है। पंचायती राज में जो 50% मैं कह रहा था, हालांकि वो सरपंच प्रतिनिधि वगैरह उससे ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए थे 2023 वाला, उसमें भी रिजर्वेशन है 33% का, तो वो होगा तो स्थितियां बदलेगी। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये 1979 आया। पीसीपीएनडीटी एक्ट है 1994, ये जो सोनोग्राफी से जो चेकअप करते हैं, तो प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है 1994, यानी कि आप लिंग परीक्षण नहीं कर सकते, लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। ये पीसीपीएनडीटी एक्ट है 1994 है, इसमें सजा का प्रावधान है, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल भी, लड़का लड़की एक समान है। विसाखा गाइडलाइन आई थी 1997, इस पे एक मूवी भी आई है, बवंडर मूवी। बवंडर मूवी यानी कि राजस्थान के जो जयपुर जिला है उसकी बतेरी गांव की एक भंवरी देवी नाम की महिला थी, और उसके खिलाफ बहुत सारा यौन उत्पीड़न किया गया, तो उसको लेके उसके बाद में ये राजस्थान से मुद्दा उठा था और विसाखा गाइडलाइन आई थी उसको लेके। अब उस विसाखा गाइडलाइन के बाद में जब निर्भया कांड हुआ, निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके बाद में इसमें और संशोधन हुआ, क्योंकि थोड़े से और स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाने पड़ेंगे तभी ये सब संभव है। सेक्सुअल हरासमेंट एंड वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट, इसको
अ, ये 2013 में आया था, दिसंबर 2013 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कई जगह बसों वगैरह में भी छूट होती है, सरकारी बसों में भी छूट होती है कि भई ये महिलाएँ फ्री में यात्रा कर सकती है और अवेयरनेस करने के लिए। आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं पे, तो अवेयरनेस, जागरूकता लाए, ताकि सब लोग जान सकें। उनके अधिकार जान सकें। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति है, वो 2001 में आई। मैटरनिटी लीव है, महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाती है, आजकल चाइल्ड केयर लीव भी है। हालाँकि मैटरनिटी लीव है, वो भी जो सरकारी सॉरी जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, वो देती ही नहीं, सीधा जॉब से ही निकाल देती है। ऐसा भी सामना करना पड़ता है, जब पर मैटरनिटी लीव का भी प्रावधान है सभी में। दहेज प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज का जो प्रोहिबिशन एक्ट है वो 1961 आया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा एक्ट 2005 आया। राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग जैसे आयोग बनाए गए हैं ताकि महिलाओं की स्थितियां सुधार सकें। और हमारा जो संविधान है, संविधान का जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य कौन से में है? 51 ए में है। किसमें? 51 ए में है। जो 51 ए में है, इसमें जो 51 ए जो आर्टिकल है, इसके अंदर जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। कोई भी उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली जो अपमानजनक प्रथाएं हैं, उन्हें हमें उनका त्याग करना होगा, ये भी कह रहा है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा और भी चीजें देखो, अब ये जैसे तालिबान की न्यूज है, तालिबान इंट्रोड्यूस न्यू लॉ अलाउइंग फिजिकल पनिशमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अफगानिस्तान। तो ऐसी स्थितियां हैं, ये मतलब हम भारत की तो बात कर रही हैं, विश्व पटल में भी कुछ और जगह तालिबान के न्यू लॉ में जैसे मतलब और भी जो दूसरी जगहों पे भी कुछ हो रहा है। वुमेन विजिटिंग रिलेटिव्स विदाउट देयर हस्बैंड्स परमिशन विल फेस 3 मंथ इन जेल। अब कहीं पे मिलने भी नहीं जा सकती है, ये 3 महीने की जेल है। अब ओनली 67 जो कंट्रीज है हैव लॉज अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। केवल 67 देशों में ही ये लॉ है। इसके अलावा 18 कंट्रीज में हस्बैंड्स कैन लीगली प्रिवेंट देयर वाइव्स फ्रॉम वर्किंग। 18 कंट्रीज इन 18 कंट्रीज हस्बैंड्स कैन लीगली प्रिवेंट देयर वाइव्स फ्रॉम वर्किंग। तो ये भी भाई उन्हें मतलब रोक सकते हैं लीगली तरीके से, तो ये भी गलत है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, 2025 में निकली है, जून के महीने में निकली थी। तो उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है भारत की, हम सब बात एक तरफ रख लें, सारे धर्म-वर्म सब रख लें। महिलाओं की भाई स्थिति बढ़िया है, आप सब बात कर लो, पर उससे बढ़िया नहीं होगी। आप रिपोर्ट देखो, भारत का कौन-सा स्थान है? 148 देशों में 131वाँ स्थान है, 131वाँ स्थान है, 131st जो स्थान है, वो हमारा है। कितना है? 131st। 131वाँ स्थान है, ये हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है। भारत का जो ये 131वाँ स्थान है, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। तो हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी प्रथाएँ संविधान कहता है, उन्हें जो भी उनकी गरिमा के खिलाफ जो प्रथाएँ हैं, उनका त्याग करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। तो गिव टू गेन है, जो इस साल की थीम है, उस पे ज़रूर काम करें। महिलाओं को, अपनी बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और उनके खिलाफ जो भी कुछ किया जा रहा है, तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। और उम्मीद है आने वाले समय में जो एक इक्विलिटी वाला समाज है, वो हमें देखने को मिलेगा। सभी को अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।